तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा ग्रुप बी का क्लास नंबर 2 है और इस क्लास में हम लोग भारत में आयोजना वाला जो टॉपिक है यानी कि पंचवर्षीय योजना, इसको ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में भारत में आयोजन की रणनीतियों के बारे में पढ़े थे, जिसमें हम लोगों को पंचवर्षीय योजना और आपका नीति आयोग के बारे में पढ़ना है। हम लोग ये भी देखे थे कि भारत में जो है वो आयोजना की जो रणनीति है, इसको लाने के पीछे का कारण क्या था, वो हम लोग देखे थे। उसके बाद स्वतंत्रता से पहले हमारे यहाँ पे आयोजना संबंधी जो भी रणनीति लाई गई थी उसको जाने। उसके बाद जो है वो स्वतंत्रता के बाद जो है वो आफ्टर फ्रीडम हम लोग 1951 से ही योजना आयोग के द्वारा पंचवर्षीय योजना को लागू किए। इसके बारे में हम लोग देख रहे थे, उसको हम लोग डिटेल्स आगे देखेंगे एक एक करके। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि जो भी आपका योजना आयोग था पंचवर्षीय योजना, इसको लाने के पीछे का कारण क्या था ये जाने। उसके बाद इसकी जो है विशेषताएं 5-6 को थी इम्पोर्टेंट, उसको हम लोग डिटेल से देखें। उसके बाद जो है वो हम लोग जाने कि भारत में जो ये आपका पंचवर्षीय योजना है, इसको आर्थिक योजना भी कहा जाता है और साथ ही साथ इसको जो है वो सामाजिक आर्थिक योजना भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सोशल पार्ट और इकोनॉमिकल पार्ट दोनों इसमें जुड़ा हुआ है। अब सवाल उठता है कि ये जो आपका आर्थिक आयोजना क्या होता है। योजना को ही आयोजना कहा जा रहा है और इसी को ही 5 ईयर प्लान कहा जा रहा है, तो इसमें आप ज़्यादा घबराइएगा नहीं, ठीक है। तो ये जो आपका आर्थिक योजना या फिर आयोजना है, इसके बारे में देखते हैं। तो बतलाया गया है कि राष्ट्रीय वरीयता यानी कि नेशनल प्रायोरिटी या फिर हित के अनुरूप देश में उपलब्ध संसाधनों का विकासात्मक कार्यों में किए जाने वाले प्रयोग को ही आर्थिक आयोजना कहा जाता है। यानी कि हम लोग के देश में संसाधन जो भी उपलब्ध है वो तो काफ़ी सीमित मात्रा में उपलब्ध है और हम लोग की जो इच्छाएं हैं वो आपका असीमित है। तो सीमित मात्रा में उसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि हम लोग का जो है आपका संतुष्टि को मैक्सिमम हम लोग क्या कर सके, फ्रूटफुल कर सके। तो उसी क्रम में बताया गया है कि राष्ट्रीय वरीयता यानी कि राष्ट्र के हित में, देश के हित के अनुरूप में ही जो भी उपलब्ध संसाधन है उसका हम लोग प्रयोग कैसे करेंगे, विकासात्मक कार्यों में करेंगे। वही आपका आर्थिक आयोजन कहलाता है। दूसरे शब्दों में आर्थिक आयोजना जो है वो आयोजन या फिर योजना एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत उपलब्ध सीमित संसाधनों का कौशलपूर्ण प्रयोग कर पहले से निर्धारित लक्ष्यों या फिर उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है इसमें। तो आर्थिक आयोजन जो है वो एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत क्या होता है कि जो भी हमारे पास उपलब्ध संसाधन है इसका बेहतर तरीके से प्रयोग करके, कौशलपूर्ण तरीके से इसका प्रयोग करके पहले से जो भी निर्धारित आर्थिक हमारे लक्ष्य हैं उन आर्थिक लक्ष्यों या फिर जो उद्देश्य है इनको प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। अब देखिए बोला गया है कि ये लाइन याद रखिएगा हमेशा थोड़ा सा, कि भारतीय आयोजना या फिर पंचवर्षीय योजना का काल, ये दो तरह का काल देखने को मिलता है। एक को बोलते हैं हम लोग योजना काल और दूसरा को बोलते हैं हम लोग जो है वो आपका उत्तर योजना काल। योजना काल क्या है वो देख लीजिए, एक है आपका योजना काल और एक है आपका उत्तर योजना काल, यानी कि प्लानिंग पीरियड, और एक है आपका पोस्ट प्लानिंग पीरियड। प्लानिंग पीरियड की बात कीजिएगा तो इसका टाइम पीरियड है 1951 से लेकर 2017 तक, और पोस्ट प्लानिंग पीरियड की बात कीजिएगा तो ये है 2017 से लेकर अभी तक। तो 1951 से लेकर 2017 तक जो है इसको हम लोग योजना आयोग का काल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे योजना आयोग काम करता था। और इसकी जो रणनीति होती थी वो आपका टॉप टू बॉटम होती थी, यानी कि आपका ऊपर से नीचे की ओर होती थी, टॉप से लेके बॉटम तक जाना था। और उत्तर योजना काल जो है इसका टाइम पीरियड है 2017 से लेकर अभी वर्तमान तक और आगे भी चलेगा। इसको हम लोग नीति आयोग का काल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे योजना आयोग के आधार के जगह पे नीति आयोग काम कर रही है। और इसकी जो रणनीति है वो आपका बॉटम टू टॉप है, यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक है। बॉटम टू टॉप मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक है, नीचे से लेके ऊपर तक सभी का विकास करना है, बॉटम से लेके टॉप तक सभी का विकास करना है। जबकि योजना आयोग का स्ट्रैटेजी था ऊपर से स्टार्ट करेंगे नीचे तक जाएंगे, और नीति आयोग का स्ट्रैटेजी है कि नीचे से स्टार्ट करके टॉप तक जाएंगे, यही बेहतर है ना। अब जो आपका योजना काल था, शुरू में बताया योजना, देखिए शुरू में बताया पंचवर्षीय योजना काल को दो भागों में बांटा गया है, एक है आपका योजना काल, एक है उत्तर योजना काल। योजना काल 1951 से 2017 तक, उत्तर योजना काल 2017 से लेकर अभी तक, ठीक है। अब हम लोग जो आपका योजना काल है 51 से 17 तक,
इसको भी हम लोग 3 भागों में बांट दिए हैं। ये 3 भाग कौन कौन है वो देख लीजिए। एक है आपका भारतीय आयोजन का प्रथम चरण, एक है आपका भारतीय आयोजन का प्रथम चरण 1951 से लेकर 1961 तक, ठीक है। उसके बाद दूसरा है भारतीय आयोजन का द्वितीय चरण 1969 से लेकर 1990, ठीक है। फिर आता है आपका भारतीय आयोजन का तृतीय या मतलब तृतीय चरण, तीसरा चरण, जो कि 1992 से लेकर 2017 तक है। तो योजना काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन भाग में बांटा गया वो देख लीजिए। प्रथम चरण 51 से 1966 तक, दूसरा चरण 1969 से लेकर 1990 तक, और तीसरा चरण 1992 से लेकर 2017 तक। पहले चरण को हम लोग नेहरू का काल कहते हैं या नेहरू का चरण, दूसरा को हम लोग इंदिरा का काल कहेंगे, और तीसरा को जो है वो हम लोग मनमोहन का काल कहेंगे, ठीक है। देखिए पहला चरण, इसमें प्रथम द्वितीय और तृतीय यानी कि फर्स्ट सेकेंड और थर्ड 5 ईयर प्लान पंचवर्षीय योजना को शामिल किया जाता है। तो 51 से 55 दूसरा, मतलब सॉरी 51 से 56 पहला, 56 से 61 दूसरा, 61 से 66 तीसरा। तो यहाँ पे 3 गो पंचवर्षीय योजना को शामिल करेंगे प्रथम चरण में नेहरू के काल में। सेकेंड चरण 69 से 90, जिसको इंदिरा का काल कहते हैं, इसमें चौथा, पाँचवा, छठा और सातवां पंचवर्षीय योजनाओं को शामिल किया जाता है। तो चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, तो यहाँ पे 4 गो पंचवर्षीय योजना को शामिल किया गया 7 तक। तीसरा जो चरण है 92 से लेकर 2017 तक, जिसको हम लोग मनमोहन का काल कहते हैं, इसमें आपका 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, मतलब कि इसमें टोटल आपके 5 चरण इसमें देखने को मिलते हैं। तो पहले चरण में 3 गो 5 ईयर प्लान, दूसरे चरण में 4 गो 5 ईयर प्लान, और तीसरे चरण में 5 गो 5 ईयर प्लान को शामिल किया गया है। आई होप ये जो है तीनों लाइन आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको कभी भी जो है ना डिस्ट्रीब्यूट करने में आसानी होगा, दिक्कत कभी भी नहीं होगा जीवन भर के लिए, कि पहला से दूसरा कब से तक कितना से कितना याद करें, ये वो कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो पहला से तीसरा 5 ईयर प्लान आपका 51 से 66 तक, फिर आपका चौथा से सातवां 5 ईयर प्लान 1969 से 1990 तक। तीसरा, फिर आपका तीसरा जो चरण है वहाँ पे 8वां 5 ईयर प्लान से 12वां 5 ईयर प्लान तक चलेगा 92 से 2017 तक। पिछले क्लास में भी हम लोग कई सारे जो है वर्ड पढ़े थे, उसमें से फिर एक दो को यहाँ रिवीजन हो रहा है, देख लीजिए। योजना अवकाश यानी कि प्लान हॉलीडे, एक है आपका रोलिंग प्लान जो है आपका 1779 से लेकर 1980 तक, 79 और 80। फिर है वार्षिक योजना यानी कि एनुअल प्लान, ये भी आया था, कब कब आया था वो देख लीजिए। सबसे पहले योजना अवकाश कब से कब तक था, तो 1966 से लेकर 1969 तक, ये जो 3 साल है यहाँ पे योजना अवकाश रहा। 1951 से क्या क्या बोले हैं, 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक पहला पंचवर्षीय योजना। दूसरा पंचवर्षीय योजना जो है वो 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक। फिर इसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन उसके बीच में क्या हो गया कि योजना अवकाश हो गया। 3 गो देश में घटनाएं हुई। पहला घटना कि 1962 में इंडिया चाइना, 1965 में इंडिया पाकिस्तान युद्ध हो गया। 1965-66 में हमारे देश में जो भुखमरी भी आ गई थी, अकाल जैसी समस्या आ गई थी, और साथ ही साथ जो आपका कृषि उत्पादकता भी कम हो गया था, जिससे आपका औद्योगिक जो है वो विकास भी कम हो गया था। इस सभी कारणों से यहाँ देश में हमारा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था। उसके बाद 1969 से लेके 1966 से लेके 1966, 67, 68, सॉरी 1966 से जोड़ेंगे, 66 से 67 1 साल, 67 से 68 2 साल, 68 से 69 3 साल। तो वही 66 से लेकर 69 तक 3 साल के लिए योजना अवकाश रहा था, प्लान हॉलीडे रहा था। फिर आपका 1978 से लेकर 69 तक ये हो गया था ना। 69 के बाद फिर आपका नेक्स्ट चालू हो गया था, चल रहा था। फिर आपका 1978 से लेकर 1979 में 5 ईयर प्लान का ही भाग माना जाता है। अच्छा 1 मिनट और देखिएगा।
ये देख लीजिए, 51 से 56 पहला, 56 से 61 दूसरा, 61 से 66 तीसरा 5 ईयर प्लान। उसके बाद योजना अवकाश रहा था 66 से लेकर 69 तक। फिर 69 से 74 तक चौथा 5 ईयर प्लान चला। फिर 74 से 79 तक पांचवा 5 ईयर प्लान चला। फिर 79 से लेकर 80 तक रोलिंग प्लान चला। ठीक है ना। तो पांचवी जो है वो 5 ईयर प्लान के बाद आपका रोलिंग प्लान फिर चलता है। फिर 80 से 85 तक जो है वो आपका छठा चला 5 ईयर प्लान। 87 के बाद देख लीजिए यहाँ पे 80 से 85 तक ना, 80 से 85, फिर 85 से 90 सातवां, फिर 90 और 91 में फिर आपका वार्षिक योजना हुआ। वार्षिक योजना 90 से 91, 91 से 92, तो सातवां के बाद ये हुआ था। देख लीजिए यहाँ पे। तो तीसरे 5 ईयर प्लान के बाद जो चौथा आने वाला था, उससे पहले 66 से 69 तक योजना अवकाश रहा था 3 साल। उसके बाद जो आपका पांचवा 5 ईयर प्लान जब तक चला था 1978 तक। उसके बाद 79 और 80 में जो है वो रोलिंग प्लान आया था 1979 से 1980 तक, 1 साल के लिए। ठीक है, या 2 साल के लिए मान लीजिए ना, 2 साल के लिए। कहीं कहीं पे ना 1878 और 1879 को 5 ईयर जो 5 जो है, मतलब कि पाँचवें जो 5 ईयर प्लान है उसी का ही भाग मान लिया जाता है, और कहीं कहीं पे उसको जो है रोलिंग प्लान में शामिल कर देते हैं। उसके बाद जो है वो आपका योजना आयोग जो है आगे चला था 80 से 85। ठीक है, और 85 के बाद आया था 90, दो वो यहाँ पे फिर चला था। तो सातवां 5 ईयर प्लान के बाद जो 8वां नंबर आने वाला था, उससे पहले 1990 91 में और 91 92 में 2 साल के लिए जो है वो आपका वार्षिक योजना यानी कि एनुअल प्लान लाया गया था। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। तो तीनों घटना बैक टू बैक हुआ था। एक हुआ था आपका तीसरे 5 ईयर प्लान के बाद हुआ था, एक हुआ था आपका सातवें 5 ईयर प्लान के बाद, नहीं, पाँचवें 5 ईयर प्लान के बाद हुआ था, और एक हुआ था सातवें 5 ईयर प्लान के बाद। यहाँ पे आपका योजना अवकाश हुआ, यहाँ पे रोलिंग प्लान आया, और यहाँ पे एनुअल प्लान आया। क्लियर? थोड़ा सा देख लीजिए। तो बोला जा रहा है कि भारत की आर्थिक आयोजना की जो संकल्पना है, तो भारत की आर्थिक आयोजना की संकल्पना भूतपूर्व सोवियत संघ की पंचवर्षीय योजना से प्रेरित थी। तो यूएसएसआर में सोवियत संघ जो है वहाँ पे भी आपका 5 ईयर प्लान चल रहा था, उसी से ही इंस्पायर होके हम लोग आर्थिक आयोजना का जो कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग अपनाएं। वहीं आर्थिक आयोजना की प्रक्रिया एवं उद्देश्यों को भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों से लिया गया है। तो हम लोग डीपीएसपी की बात करते हैं, तो डीपीएसपी के प्रावधानों, जो आपका डीपीएसपी का प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान में, वहीं से हम लोग आर्थिक आयोजन की प्रक्रिया और उसको जो है उसका जो पर्पस वाला पार्ट वहीं से लिए। तो आर्थिक आयोजन की संकल्पना भूतपूर्व सोवियत संघ की पंचवर्षीय योजना से प्रेरित थी। वहीं आर्थिक आयोजन की जो प्रक्रिया है और इसका जो उद्देश्य है, इसको भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों से लिया गया है। ठीक है, आगे देखिए। भारत में सर्वप्रथम आर्थिक योजना का प्रस्ताव जो है वो आपका एम विश्वेश्वरैया के द्वारा 1934 में लाया गया था। तो सर्वप्रथम आर्थिक योजना का प्रस्ताव एम विश्वेश्वरैया जी के द्वारा 1934 में लाया गया था, और इस योजना में 10 वर्षों के भीतर राष्ट्रीय आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया था। और इन्होंने अपनी पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, इसमें गरीबी उन्मूलन गरीबी उन्मूलन के माध्यम से राष्ट्रीय आय को दोगुना करने की रणनीति को अपनाया था। क्या क्या बात बोले हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले सोवियत संघ का जिक्र हुआ था, उसी की हम लोग का जो है वो आर्थिक आयोजन की जो संकल्पना है वो हम लोग सोवियत संघ से ही इंस्पायर होके लिए थे। लेकिन आर्थिक आयोजन की जो प्रक्रिया और जो आपका उद्देश्य है, इसको हम लोग भारतीय संविधान के डीपीएसपी से लिए हैं। फिर जो आपका आर्थिक आयोजन का जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले भारत में स्वतंत्रता से पहले आपका एम विश्वेश्वरैया जी के द्वारा लाया गया था 1934 में ही। और बोला गया था
कि आने वाली जो 10 वर्ष है यानी कि 1944 तक हम लोग राष्ट्रीय आय को दोगुना कर देंगे। अगर उस समय राष्ट्रीय आय अगर हम लोग का 5,000 करोड़ है तो उसको हम लोगों को 10,000 करोड़ कर देना है। सपोज एग्जाम्पल बोले अभी हम, तो राष्ट्रीय आय को क्या करना था, दोगुना करना था। दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया था। और साथ ही साथ एम विश्वेश्वरैया ने अपनी पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में गरीबी उन्मूलन के माध्यम से राष्ट्रीय आय को दोगुना करने की रणनीति बनाया कि हम लोग गरीबी उन्मूलन करेंगे तो हमारे देश में क्या होगा, राष्ट्रीय आय क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। उसके बाद 1934 के बाद 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति के द्वारा कांग्रेस योजना को प्रस्तुत किया गया था। तो एक आया था कांग्रेस योजना। तो 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति ने, किसने, तो राष्ट्रीय योजना समिति ने कांग्रेस योजना को प्रस्तुत किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना था। तो राष्ट्रीय योजना समिति के द्वारा कांग्रेस योजना पेश किया गया था 1938 में, जिसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना। आगे देख लीजिए, 1934 में और 1938 में जो भी योजना आया था, वो जो योजना था वो आपका सामाजिक योजना पे बेस्ड था, क्योंकि वहाँ पे आपका राष्ट्रीय आय को वृद्धि करने का बात कहा जा रहा था, गरीबी उन्मूलन का बात कहा जा रहा था। फिर देख लीजिए 1944 ईस्वी में कुछ उद्योगपति के द्वारा भारत का प्रथम पूंजीवादी योजना प्रस्तुत किया गया था। तो स्टार्टिंग में 34 और 38 में जो भी योजना पेश किया गया वो आपका कैसा था, तो वो योजना जो है वो आपका सामाजिक योजना था, सामाजिक योजना के ऊपर वो बेस्ड था। लेकिन 1944 में भारत के कुछ उद्योगपतियों के द्वारा भारत का प्रथम पूंजीवादी योजना प्रस्तुत किया गया, जिसको हम लोग बॉम्बे योजना भी कहते हैं। और 1944 ईस्वी में श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा निर्मित भारत का प्रथम गांधीवादी योजना मन्ना राजन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो 1944 में आपका उद्योगपतियों के द्वारा बॉम्बे योजना पेश किया गया, जो कि पूंजीवादी योजना था। उसके बाद 1944 ईस्वी में श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा निर्मित भारत का गांधीवादी योजना ये भी पेश किया गया। तो श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा भारत का प्रथम गांधीवादी योजना ये पेश किया गया। किसके द्वारा पेश किया गया था, वो मन्ना राजन के द्वारा पेश किया गया था। वो पेश किया गया था गांधीवादी योजना मन्ना राजन के द्वारा, लेकिन इसको निर्मित किया था श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा ही। तो श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा निर्मित किया गया था गांधीवादी योजना, जिसको पेश करने का काम मन्ना राजन के द्वारा किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकेंद्रीकरण तथा कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन था। यानी कि यहाँ पे लघु कुटीर उद्योग बोलते हैं ना, एमएसएमई सेक्टर को, या फिर जो कॉटेज इंडस्ट्री है इसको यहाँ पे प्रोत्साहित करना था। तो 1944 में ही आपका बॉम्बे योजना भी आता है, 1944 में गांधीवादी योजना भी आता है। बॉम्बे योजना जो है वो प्रस्तुत करते हैं कौन लोग, तो कुछ उद्योगपतियों के द्वारा पेश किया गया था 1944 में, और ये आपका पूंजीवादी योजना होता है। फिर 1944 में ही जो है वो आपका श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा गांधीवादी योजना बनाया जाता है, जिसको पेश करने का काम मन्ना राजन के द्वारा किया गया। और इसका जो पर्पस था वो आपका आर्थिक विकेंद्रीकरण पे, ये इसका उद्देश्य आर्थिक विकेंद्रीकरण था, इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन था, और साथ ही साथ कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन करना इसका उद्देश्य था। फिर देख लीजिए 1945 में एक और घटना होता है। तो 1945 ईस्वी में M.N. रॉय के द्वारा भारत का पहला मार्क्सवादी योजना पेश किया गया, यानी कि कम्युनिस्ट प्लान पेश किया गया। तो जिस तरह से हम लोग देखें कि आपका 1934 में 1938 में जो योजना था वो आपका सामाजिक योजना बेस्ड था, 1944 में आपका पूंजीवादी योजना पे बेस्ड किया गया, 1945 में आपका मार्क्सवादी योजना पे बेस्ड आपका योजना आया, जो कि M.N. रॉय के द्वारा लाया गया था 1945 में। तो 1945 में जो M.N. रॉय के द्वारा भारत का पहला मार्क्सवादी योजना लाया गया, कम्युनिस्ट प्लान, उसको हम लोग पीपुल प्लान कहते हैं, यानी कि जन योजना भी कहते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य जो है वो आपका कृषि विकास था। क्या था, कृषि विकास था। 1950 में श्री जयप्रकाश नारायण के द्वारा, किसके द्वारा, तो श्री जयप्रकाश नारायण के द्वारा भारत का द्वितीय गांधीवादी योजना प्रस्तुत किया गया, जिसको
सर्वोदय योजना भी कहा जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि शुरू में आपका जो है वो आपका श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा गांधीवादी योजना बनाया गया था, जिसको पेश करने का काम 1944 में मन्ना राजन करते हैं। वहीं हम लोग देखते हैं कि द्वितीय गांधीवादी योजना जो है वो पेश किया गया था, मतलब किसके द्वारा बनाया गया था, वो द्वितीय जो है गांधीवादी योजना जयप्रकाश नारायण के द्वारा बनाया जाता है, और इसको जो है वो सर्वोदय योजना भी कहा जाता है। ठीक है। 1947 में आर्थिक कार्यक्रम समिति का गठन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। तो 1947 में आर्थिक कार्यक्रम समिति का गठन किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, और इस समिति की अनुशंसा, इसके रिकमेंडेशन के आधार पर 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया। ठीक है। और जिसके द्वारा 1951 ईस्वी में भारत का प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू किया गया। तो देख लीजिए 34, 38, 44, 45, 47, फिर 51। 45 में क्या क्या काम हुआ बताया गया। 45 में आपका पीपुल प्लान यानी कि आपका जन योजना लागू किया गया था, लाया गया था, जो कि मार्क्सवादी योजना था एम एन रॉय के द्वारा। फिर हम लोग देखें कि 1950 में आपका 45 के बाद, अच्छा ठीक है, 1950 में श्री प्रकाश नारायण के द्वारा द्वितीय गांधीवादी योजना भी पेश किया गया था, जिसको हम लोग सर्वोदय योजना भी कहते हैं। उससे पहले 1947 ईस्वी में आर्थिक कार्यक्रम समिति का गठन किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, आर्थिक कार्यक्रम समिति का। उसके बाद इसी समिति की अनुशंसा पे, रिकमेंडेशन के आधार पे ही 1950 में आपका योजना आयोग का गठन हो जाता है। और ये जो योजना आयोग था यानी कि प्लानिंग कमीशन था, यही योजना आयोग क्या करता है कि आपका 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना को लागू कर देता है। क्लियर। तो ये सभी जो पॉइंट है इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। आप देख लीजिए थोड़ा सा, आप योजना आयोग के बारे में पढ़िए, योजना आयोग क्या है सो। तो बताया जाता है योजना आयोग एक गैर संवैधानिक परामर्शदात्री संस्था थी। तो योजना आयोग जो है वो आपका गैर संवैधानिक, यानी कि इसका जिक्र संविधान में नहीं किया गया है, तो इसको गैर संवैधानिक और एक तरह से ये कंसल्टेंट रहता है, यानी कि परामर्शदात्री संस्था थी। अर्थात आयोजना से संबंधित संस्थाओं की स्थापना के संदर्भ में भारतीय संविधान में किसी भी प्रकार का प्रावधान नहीं किया गया है। तो कहने का मतलब है आयोजना यानी कि प्लानिंग से संबंधित भारतीय संविधान में किसी भी प्रकार की संस्थाओं की स्थापना के संदर्भ में कोई भी जो है वो प्रावधान नहीं किया गया है। योजना आयोग का जो मुख्य उद्देश्य है वो आपका सामाजिक आर्थिक विकास के माध्यम से तीव्र आर्थिक समृद्धि को सुनिश्चित करना है। तो योजना आयोग का एक ही पर्पस था कि आपका आर्थिक सामाजिक विकास करना है, और आर्थिक सामाजिक विकास के माध्यम से ही तीव्र आर्थिक समृद्धि को, यानी कि आपका एकदम रेडिकल इकोनॉमिक ग्रोथ को जो है वो सुनिश्चित करना है। किसके माध्यम से? सामाजिक आर्थिक विकास के माध्यम से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आगे देख लीजिए। इस कारण भारतीय आयोजना को सामाजिक आर्थिक आयोजना भी कहा जाता है। तो भारतीय आयोजना को सामाजिक आर्थिक आयोजना भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो योजना आयोग था इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि सामाजिक आर्थिक विकास के माध्यम से ही तीव्र आर्थिक समृद्धि को हम लोग सुनिश्चित करेंगे। क्लियर। तो ये आपका योजना आयोग के बारे में जानकारी दे दिया गया है। योजना आयोग के बारे में आपको यहीं तक बात जो है वो ध्यान में रखना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं समझना है। अब देख लीजिए योजना आयोग के बाद हम लोग जो है थोड़ा सा राष्ट्रीय विकास परिषद, क्योंकि टॉपिक में ये भी लिखा हुआ है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में भी आप थोड़ा सा जान लीजिए। तो बताया जाता है कि एनडीसी की स्थापना 1952 ईस्वी में की गई थी, यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना 1952 में की गई। 1950 में आपका बना था योजना आयोग, और योजना आयोग के द्वारा 1951 में पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई। फिर आपका 1952 में बन गया है एनडीसी, यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बन गया, राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। इसके जो पदेन अध्यक्ष है वो पीएम साहब होते हैं। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि विभिन्न मंत्रालयों, विभागों एवं राज्यों को आवश्यकता अनुरूप संसाधनों का आवंटन करना। सिंपल सी बात है, एनडीसी का काम है
सबसे पहले बात की एनडीसी का गठन 1952 में किया गया। एनडीसी के पदेन अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं। और एनडीसी का अगर हम लोग मुख्य उद्देश्य की बात करें तो इसका एक ही उद्देश्य है कि जो अलग अलग मंत्रालय है, यानी कि जो अलग अलग मंत्रालय है, मिनिस्ट्री है, अलग अलग विभाग है, यानी कि अलग अलग जो डिपार्टमेंट है, और जो अलग अलग राज्य है, उनको आवश्यकता के अनुसार संसाधनों का आवंटन करना है। तो ये काम एनडीसी के द्वारा किया जाता है। तो एनडीसी का जो है मुख्य उद्देश्य यही है कि विभिन्न मंत्रालयों की विभिन्न मिनिस्ट्री के अलावा डिपार्टमेंट और अलग अलग राज्यों को आवश्यकता के अनुसार संसाधनों का क्या करना है, आवंटन करना है, बंटवारा करना है। साथ ही साथ इसके द्वारा योजना आयोग के द्वारा निर्मित योजनाओं को अंतिम स्वीकृति प्रदान किया जाता है। अच्छा, अंतिम स्वीकृति ये ही प्रदान करता है। तो योजना आयोग के द्वारा जो पंचवर्षीय योजना लागू किया जाता है, उसको अंतिम स्वीकृति जो है वो आपका एनडीसी ही देता है। इसमें योजना आयोग के उपाध्यक्ष, सभी कैबिनेट मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के गवर्नर को सदस्य के रूप में शामिल किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य वित्तीय संघवाद यानी कि फेडरलिज्म को सुनिश्चित करना है। यानी कि जो आपका फाइनेंशियल फेडरलिज्म है उसको सुनिश्चित करना है। तो ये एनडीसी का यहाँ पे काम होता है। समझ में आ गया। तो एनडीसी 1952 में बना। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और इसके सदस्य की बात करें तो इसके सदस्य में आपका योजना आयोग के उपाध्यक्ष इसके सदस्य रहेंगे, सभी कैबिनेट मंत्री इसके सदस्य रहेंगे, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य रहेंगे, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के जो गवर्नर है मतलब राज्यपाल है वो भी इसके सदस्य रहेंगे एनडीसी के। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो वित्तीय संघवाद को सुनिश्चित करना है। ठीक है। तो आई होप आपको योजना आयोग भी समझ में आ गया है और आपको राष्ट्रीय विकास परिषद भी समझ में आ गया है। अब तो योजना आयोग रहा नहीं है, तो हम लोगों को नीति आयोग के बारे में जानना होगा। ठीक है। अब देख लीजिए थोड़ा सा पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य। तो हम लोग पिछले क्लास में पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य देखे थे, यहाँ पे हम लोग फिर से देख लेते थोड़ा सा। तो आर्थिक समृद्धि दर, जीडीपी दर, वास्तविक राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय इत्यादि में तीव्र वृद्धि करना है। तो ये सभी पॉइंट, आर्थिक समृद्धि दर में वृद्धि करना है, जीडीपी दर में वृद्धि करना है, वास्तविक जो राष्ट्रीय आय है इसमें भी वृद्धि करना है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना है, और सभी चीज़ में जो है उसका तीव्र वृद्धि करना है, एकदम रेडिकल। सेकेंड पॉइंट, आधुनिकता के साथ सामाजिक विकास, तकनीकी विकास एवं लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना है। तो आधुनिकता के साथ, मॉडर्नाइजेशन के साथ जो है सामाजिक विकास, तकनीकी विकास, आर्थिक विकास और लोगों के जीवन स्तर में क्या करना है, सुधार करना है। थर्ड नंबर पॉइंट देखिए, कृषि उद्योग एवं सेवा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाना है, मीन्स संतुलित आर्थिक विकास। तो जो आपका कृषि उद्योग है और जो आपका सेवा क्षेत्र है, यहाँ पे हम लोगों को आत्मनिर्भर बनना है। तो कृषि उद्योग में जितने भी लगने वाले जो भी पदार्थ है या जो भी आवश्यक जो संसाधन है वो सारे जो है वो हमारे देश में ही उपलब्ध होने चाहिए। सर्विस सेक्टर में भी ऐसा होना चाहिए, तभी हम लोग आत्मनिर्भर बनेंगे। तो इसका कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाना, ये भी इसका एक उद्देश्य था। इसके अलावा चौथे नंबर उद्देश्य की बात करें तो रोजगार के अवसरों में वृद्धि कर गरीबी उन्मूलन को सुनिश्चित करना था। तो रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, तो रोजगार के द्वारा ही रोजगार देकर आप गरीबी उन्मूलन कर सकते हैं, ये इसका एक और उद्देश्य था। इसके अलावा आय एवं संपत्ति का पुनर्वितरण करना था, जिससे आपका इकोनॉमिक जस्टिस ये वाला पार्ट हो जाएगा, यानी कि आपका आर्थिक न्याय सुनिश्चित हो सकेगा। तो आय एवं संपत्ति का पुनर्वितरण करना है। ठीक है। तो ये सभी जो है वो आपका पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्य थे। और हम लोग पिछले क्लास में भी आपका पंचवर्षीय योजना का जो है वो उद्देश्य के बारे में पढ़े थे। ठीक है। तो वहाँ से इसको जो है वो आप कनेक्ट कीजिएगा, ठीक ना, ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होगा। ठीक है। अब इसके बाद जो है वो हम लोग थोड़ा सा इस जो टॉपिक है 5 ईयर प्लान का, इस टॉपिक का सबसे जो इम्पोर्टेंट वाला जो पार्ट है उस पार्ट को हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। वो देखिए वो क्या है। सो इसका एकदम क्रक्स है कि किस पंचवर्षीय योजना में उसका अवधि क्या था, उसका लक्ष्य क्या था, जीडीपी में परसेंटेज के अनुसार उसका उपलब्धि कितना रहा, वो किस मॉडल पर आधारित था, और उसमें कुछ कुछ और भी जो विशेषता होगा अन्य टिप्पणी उसकी हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे जो है वो आपका एक एक करके इसको देखेंगे। ठीक है।
इसको एकदम आप याद रखिएगा हमेशा हमेशा के लिए। तो देखिए ये रहा आपका पंचवर्षीय योजना में, ये रहा आपका पहला 5 ईयर प्लान। इसका जो टाइम पीरियड था वो था आपका 1951 से लेकर 1956 तक। इसमें जो टारगेट रखा गया था जीडीपी का वो था आपका 2.1% टारगेट रखा गया था, और उपलब्धि यहाँ पे बहुत ही बढ़िया हुआ था 3.6%। तो जीडीपी का यहाँ पे लक्ष्य रखा गया था कि 2.1% हम लोगों को जीडीपी बढ़ाना है, और हम लोग टारगेट हुआ था 2.1 और अचीव हुआ था 3.6, मतलब बढ़िया हुआ था। पहला जो पंचवर्षीय योजना था वो किस मॉडल पे आधारित था, तो ये जो है वो आपका हेरोड डोमर मॉडल पे आधारित था, और जिसका जो निर्माण है वो आपका के.एन. राज के द्वारा किया गया था। तो पहला पंचवर्षीय योजना जो है वो आपका किस पे आधारित था, तो हेरोड डोमर मॉडल के ऊपर आधारित था, जिसका निर्माण के.एन. राज के द्वारा किया गया था। पहला पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड 51 से 56 था, और इसका लक्ष्य जीडीपी का कितना परसेंट, तो 2.1%, उपलब्धि 3.6%। इसके बाद देख लीजिए, इसका अगर हम लोग अन्य टिप्पणी की बात करते हैं तो बताया जाता है कि इसमें फोकस जो है वो आपका एग्रीकल्चर के ऊपर किया गया था बहुत ज़्यादा। ये योजना पूरी तरीके से सफल रहा, क्योंकि हम लोग का टारगेट था 2.1 और अचीव हुआ 3.6, मतलब ये एकदम सफल रहा। उसके बाद इसमें जो है वो आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम पे बहुत ही ज़्यादा फोकस दिया गया था, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम पे फोकस किया गया था। तो ये हो गया आपका पहला 5 ईयर प्लान, ज़्यादा नहीं था, थोड़ा सा ये था, समझ में आ गया होगा आपको। अब चलिए दूसरा 5 ईयर प्लान की ओर, दूसरा पंचवर्षीय योजना की ओर, जो है आपका 1956 से 61 तक। तो 51 से 56 पहला, दूसरा 5 ईयर प्लान 1956 से 1961 तक। यहाँ पे टारगेट था 4.5, मतलब 4.5%, और अचीव हुआ था 4.2, यानी कि 3% कम, मतलब 4.5 टारगेट था और 4.2 जो है वो अचीव हुआ, यानी कि 0.3% लॉस हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं पीसी महालनोबिस मॉडल, या फिर इसी को बोलते हैं नेहरू महालनोबिस मॉडल बोलते हैं। ये जो मॉडल था सेकेंड 5 ईयर प्लान, ये आपका नेहरू महालनोबिस मॉडल पे आधारित था, और इसमें जो है वो हम लोग इंडस्ट्री के ऊपर फोकस किए थे, और वो भी कैसा इंडस्ट्री, तो आपका भारी उद्योग पे, ये हैवी इंडस्ट्री पे ये फोकस किया गया था, और ये पूरी तरीके से जो है वो आपका फेलियर रहा था, असफल रहा था। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान टाइम पीरियड 51 से 56 तक था, और इसमें टारगेट जो है वो आपका 4.5 रखा गया था, उपलब्धि 4.2 हुआ था, और ये जो मॉडल है वो आपका पूरी तरीके से फेल हो गया था, पीसी महालनोबिस मॉडल या फिर नेहरू महालनोबिस मॉडल कहते हैं, भारी उद्योग पे फोकस किया गया था। इसके बाद देख लीजिए तीसरा, तीसरा क्या वो देख लीजिए आपका, तो ये आपका तृतीय 5 ईयर प्लान, इसका टाइम पीरियड था आपका 1961 से लेकर 1966 तक। तो 1961 से लेकर 1966 तक इसका टाइम पीरियड था, और इसको जो है वो हम लोग क्या कहते हैं, तो ये गॉडगिल फार्मूला पर आधारित था। ठीक है, तो ये जो है वो आपका गॉडगिल फार्मूला पे आधारित था, और इसका जो है वो टारगेट हम लोग लक्ष्य रखे थे 5.6। तो इसका जो टारगेट रखे थे हम लोग 5.6, और अचीव हुआ था 2.8, मतलब बहुत ही ज़्यादा, ये भी गलत रहा। टारगेट रखे थे 5.6 और अचीव हुआ था 2.8। और अगर हम लोग मॉडल की बात करेंगे तो ये है आपका सुखमय चटर्जी और जॉन सेंडी मॉडल पे आधारित था। तो सुखमय चटर्जी न सुखमय चक्रवर्ती और जॉन सेंडी मॉडल के ऊपर ये आधारित था। अगर हम लोग बात कीजिएगा तो यहाँ पे आपका हेवी इंडस्ट्री में यहाँ पे भी जो है वो आपका फोकस किया गया था, और ये भी आपका असफल रहा था। तो दूसरा और तीसरा दोनों हेवी इंडस्ट्री पे फोकस किया गया, और दोनों आपका असफल रहा। दूसरा आपका नेहरू महालनोबिस मॉडल पे आधारित था, और तीसरा आपका सुखमय चक्रवर्ती और जॉन सेंडी मॉडल पे आधारित था। क्लियर, और साथ ही साथ तीसरा जो है आपका गॉडगिल फार्मूला पर भी आधारित था। ठीक है, उसके बाद तीसरा के बाद जो है वो आपका योजना अवकाश आ गया था। तो योजना अवकाश यानी कि प्लान हॉलीडे रहा था, जो कि 66 से 69 तक था, 3 साल के लिए। कारण क्या था वो देख लीजिए, 1962 में भारत चीन का युद्ध, 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध, और 1965-66 में लगातार अकाल की समस्या। साथ ही साथ यहाँ पे आपका राजनीतिक अस्थिरता भी था, क्योंकि नेहरू का जो मृत्यु हो गया था 1964 में। इसके बाद देख लीजिए
तृतीय पंचवर्षीय योजना की ये सभी असफलता के कारण रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद देख लीजिए जो आपका तीसरी जो पंचवर्षीय योजना है, यहाँ पे योजना का आगाज़ था तो यहाँ पे कोई टारगेट भी नहीं, कोई उपलब्धि भी नहीं, कुछ भी नहीं था, कोई मॉडल भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो ये हम लोग जानते हैं। केवल यहाँ पे एक पॉइंट याद रख लीजिएगा कि न्यू एग्रीकल्चर सिस्टम आया था, जिसको हम लोग बोलते हैं हरित क्रांति, और ये आया था आपका 1967 में आया। तो 1967-68 में आपका न्यू एग्रीकल्चर सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं NAS, ये आया था। न्यू एग्रीकल्चर सिस्टम हम लोग हरित क्रांति से इंट्रोड्यूस हुए थे। तो योजनाओं का जो आपका प्लान हॉलीडे था 1966 से लेकर 1969 तक का जो टाइम है, यहाँ पे देखिएगा तो किसी भी तरह का कोई भी कुछ नहीं हुआ था। केवल एक चीज़ आया था, NAS, न्यू एग्रीकल्चर जो है सिस्टम आया था, जिसमें हम लोग हरित क्रांति से, ग्रीन रिवोल्यूशन से जो है वो आपका इंट्रोड्यूस हुए थे। फिर देख लीजिए आपका चौथा 5 ईयर प्लान, ये आता है आपका कब, तो ये जो है वो आपका आता है चौथा 5 ईयर जो प्लान है, ये आता है आपका 1969 से 1974 तक। तो 66 से 69 तक तो आपका योजना अवकाश रहता है, प्लान हॉलीडे। फिर 1969 से 1974 तक चौथा 5 ईयर प्लान आता है, और इसमें जो है वो लक्ष्य रखा गया था 5.7 और अचीव हुआ था 3.3, बहुत कम। और इसको जो है वो हम लोग जो चौथा 5 ईयर प्लान है, इसको हम लोग अशोक रुद्र एवं एलेक्स हेनरी मॉडल कहते हैं। तो अशोक रुद्र एवं एलेक्स हेनरी मॉडल कहते हैं। तो अशोक रुद्र एवं एलेक्स हेनरी मॉडल इसको कहेंगे, अशोक रुद्र एवं एलेक्स हेनरी मॉडल कहेंगे। यहाँ पे देख लीजिए कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम, यानी कि सिंचाई वाला इसमें व्यवस्था किया गया था, ये भी समझिए कि असफल रहा था। तो चौथा पंचवर्षीय योजना भी आपका असफल रहा। इसको खाली याद रखिएगा, अशोक रुद्र और एलेक्स हेनरी मॉडल कहते हैं। टारगेट था 5.7, अचीव हुआ 3.3। टाइम था 1969 से 1974 तक। बस इतना ही याद रखिए। अब आइए पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के ऊपर, जिसका टाइम पीरियड 74 से लेकर 79 तक था। कहीं कहीं पे 74 से लेकर 78 तक ही रहता है, ठीक ना, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। कहीं पे 74 से लेकर 78 तक और कहीं पे 74 से लेकर 79 तक रहेगा। यहाँ पे लक्ष्य रखा गया था 4.4% GDP का, और अचीव हुआ 4.8%, मतलब ये सफल रहा था। निर्माता देखिएगा तो आपके DD धर साहब, और मॉडल देखिएगा तो ये आपका योजना आयोग का निवेश मॉडल था, इन्वेस्टमेंट मॉडल था योजना आयोग का, प्लानिंग कमीशन का निवेश मॉडल पे ये आधारित था। इसके निर्माता थे DD धर साहब, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के। इसमें आपका गरीबी हटाओ ये नारा दिया गया था, और ये पूरी तरीके से आपका सफल रहा था, क्योंकि 4.4 का टारगेट था और 4.8 अचीव हुआ था। तो गरीबी हटाओ का नारा यहाँ पे भी दिया गया था, पाँचवीं में भी। फिर देख लीजिए पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के बाद जो है वो आपका रोलिंग प्लान आता है। फिर 2 साल के लिए योजना नहीं आता है, और ये जो रोलिंग प्लान है ये आपका 1979 से 80 या फिर कहीं कहीं पे 1978 से 80 रखा दिया जाता है। इसमें कोई भी टारगेट नहीं, इसमें कोई भी लक्ष्य नहीं, यहाँ पे केवल 1 साल के लिए चलाया गया था। और ये जो रोलिंग प्लान है ये किस मॉडल पे आधारित था, तो ये आपके गुनार मिर्डल मॉडल पे आधारित था। तो रोलिंग प्लान जो है वो आपका गुनार मिर्डल मॉडल पे आधारित है। और गुनार मिर्डल जो है इनका बुक देखिएगा तो एशिया ड्रामा इसका बुक है। तो गुनार मिर्डल मॉडल पे ये आधारित था रोलिंग प्लान। ये भी पूरी तरीके से आपका असफल रहा, इसको भी आप याद रखिएगा। इसके बाद देख लीजिए आपका जो छठा 5 ईयर प्लान है ये भी आया था। 5 ईयर प्लान जो है वो भी आपका 1980 से 1985 तक चला था, 5 सालों के लिए। और ये जो आपका ये जो था छठा 5 ईयर प्लान, इसमें 2 तरह का रोजगार की बात की गई थी। एक आपका स्वरोजगार को बढ़ाना है, और एक आपका श्रम आधारित रोजगार को भी बढ़ाना है, ठीक ना। तो छठे 5 ईयर प्लान में 2 तरह के रोजगार की बात की गई थी। एक आपका स्वरोजगार को बढ़ाना है, साथ ही साथ श्रम आधारित रोजगार को भी बढ़ाना है। और इसी में जो है वो आपका आधारभूत संरचना का भी विकास करना है, आधारभूत संरचना का विकास करना है। और जिसके लिए जो है वो आपका IT अवसंरचना का विकास किया गया, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो है वो विकास किया गया। इसके बाद यहाँ पे देख लीजिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं IT रिवॉल्यूशन, यानी कि क्रांति आया था। तो IT क्षेत्र में
जो है वो आपका बहुत ही ज़्यादा क्रांति आया था छठे 5 ईयर प्लान के दौरान ही। इसमें 2 तरह के रोज़गार की बात की गई थी, एक आपका स्वरोज़गार को बढ़ाना है और साथ ही साथ श्रम आधारित रोज़गार को भी बढ़ाना है। इसका टाइम पीरियड था 1980 से 85। तो 51 से 56 पहला, 56 से 61 दूसरा, 61 से 66 तीसरा, 66 से 69 प्लान हॉलीडे योजना अवकाश, 69 से 74 चौथा, 74 से 79 या फिर 74 से 78 पाँचवा, कहीं कहीं पे 78 से 80, कहीं कहीं पे 79 से 80 दिया रहता है रोलिंग प्लान। फिर आपका 1980 से 1985 छठा 5 ईयर प्लान। ठीक है, इसमें 2 तरह का रोजगार, सब रोजगार को बढ़ाना है, श्रम आधारित रोजगार को भी बढ़ाना है, आधारभूत अवसंरचना का विकास किया गया और इसमें आईटी अवसंरचना का भी विकास किया गया। इस कारण से इसको हम लोग आईटी रिवोल्यूशन यानी कि क्रांति वाला जो है वो प्लान कहते हैं। यहाँ पे जो आपका NREP का शुरुआत किया गया था, यानी कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया था। तो NREP का भी जो है NREP जो प्रोग्राम है यानी कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जो प्रोग्राम है इसको भी शुरू किया गया था। और यहाँ पे टारगेट रखा गया था आपका 5.2% का और अचीव हुआ था 5.6%। ठीक है, योजना आयोग का निवेश मॉडल तो देख लीजिए। छठा जो पंचवर्षीय योजना है इसको हम लोग बोलते हैं योजना आयोग का निवेश मॉडल, और 5वीं पंचवर्षीय योजना को भी हम लोग बोलते हैं योजना आयोग का निवेश मॉडल। ये 5वीं पंचवर्षीय योजना भी सफल रहा था, छठी पंचवर्षीय योजना भी सफल रहा था। इसी में आपका गरीबी हटाओ का इसमें भी नारा दिया गया था, 5वां में भी नारा दिया गया है और आपका छठा में भी नारा दिया गया है। रोजगार सृजन में लोक निवेश में वृद्धि, तो जो भी आपका रोजगार सृजन करने के लिए आप लोक निवेश में वृद्धि किया गया था और साथ ही साथ यहाँ पे 2 तरह का रोजगार को बढ़ाया गया था। तो इस लाइन को आप यहाँ पे याद कर लीजिएगा। तो ये आपका छठा 5 ईयर जो 5 ईयर प्लान है पंचवर्षीय योजना कंप्लीट। अब देख लीजिए 7वां पंचवर्षीय योजना, इसका टाइम पीरियड था 1985 से लेकर 1990 तक। इसमें आपका टारगेट रखा गया था 5% ऑफ GDP और इसमें जो है वो उपलब्धि हुआ था 6% ऑफ GDP। तो GDP का 5% बढ़ाने का टारगेट रखा गया था और उपलब्धि हुआ था आपका 6%। किसमें? तो आपका 7वां जो है पंचवर्षीय योजना में। तो ये भी आप याद रख लीजिएगा 7वें नंबर का जो है पंचवर्षीय योजना इसके बारे में। ठीक है, तो ये रहा आपका 7वां पंचवर्षीय योजना। इसी में थोड़ा सा एक पॉइंट और भी आप देख लीजिएगा, वो क्या है सो देख लीजिए। 7वां पंचवर्षीय योजना 1985 से लेकर 1990 तक चला था। इसमें टारगेट रखा गया था 5% ऑफ GDP का, अचीव हुआ था 6% ऑफ GDP। फिर देख लीजिए योजना आयोग का निवेश मॉडल इसको कहते हैं, या फिर इसी को जो है मुखर्जी मॉडल भी कह रहे हैं। तो जो आपका 7वां है ये भी योजना आयोग का निवेश मॉडल है, इसको हम लोग जो है वो कहीं कहीं मुखर्जी मॉडल भी कह देते हैं, जिसके निर्माता जो थे आपके प्रणब मुखर्जी साहब थे। प्रणब मुखर्जी यही इसके निर्माता थे। सोच लीजिए योजना आयोग का निवेश मॉडल। फिर आपका जो 7वां है इसी 7वें 5 ईयर प्लान में ही आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चला था 1987 में। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चला था 1987 में, और 1986 में शिक्षा नीति आया था, और फिर आपका 2021 में आया था। तो 1986 में आपका शिक्षा नीति आया, फिर आपका 1981 में अगेन शिक्षा नीति आया, और इसी के तर्ज पे ही 1987 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चला था। और ये जो है 7वां नंबर का जो 5 ईयर प्लान है ये एकदम हाईली सक्सेस रहा था। ठीक ना। और ये जो आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है वो क्या है, तो इसमें याद रख लीजिएगा कि इसमें रात्रि पाठशाला यानी कि रात को यहाँ पे स्कूल चलेगा 1987 में, और ये टॉपर के द्वारा स्टडी ट्यूशन दे रहा, यानी जो जो बच्चे गांव में टॉप किए हैं पढ़ने में ठीक ठाक है उन लोग रात को ट्यूशन देंगे। जो जो लोग हैं जो जो दिन में काम धाम करते हैं तो रात में वो लोग पढ़ने के लिए 2-4 घंटा टाइम निकाल सकते हैं, 2-3 घंटा, और उन लोगों को बेसिक बेसिक बातें वहाँ पे सिखाई जाएगी, लिखने के लिए पढ़ने के लिए थोड़ा थोड़ा बेसिक बेसिक बात यहाँ पे सिखाया जाएगा। उसको बोलते हैं हम लोग रात्रि पाठशाला 1987 में। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी चला था 1987 में, और रात्रि पाठशाला भी चला था 1987 में। क्लियर। तो ये जो है 7वां 5 ईयर प्लान एकदम हाईली सक्सेसफुल रहा था। इसके बाद आ जाइए आपका 7वें 5 ईयर प्लान के बाद फिर आपका वार्षिक योजना आता है जिसको लोग बोलते हैं एनुअल प्लान, और ये आता है आपका पहला आता है 1990 से 91 और दूसरा आता है 1991 से 92। तो 1990 से 91 फिर 1991 से 92 2 बार जो है वो आपका
वार्षिक योजना आता है जिसको हम लोग एनुअल प्लान कहते हैं। क्लियर यहाँ तक? आगे देख लीजिए 1991 में जो है वो आपका यहाँ पे 1990-91 में और 1991-92 में वार्षिक योजना आया था, यानी कि एनुअल प्लान आया था। इसको जो है वो आपका आर्थिक संकट का काल यानी कि इकोनॉमिक क्राइसिस का जो है वो टाइम हम लोग मानते हैं, टाइम पीरियड मानते हैं इसको। योजना वार्षिक योजना को जो एनुअल प्लान है 1990 से 91, 91 से 92, इसको हम लोग आर्थिक संकट का काल मानते हैं। उसके बाद देख लीजिए वार्षिक योजना के बाद जो है वो आपका 8वां 5 ईयर प्लान आता है, यानी कि 8वीं पंचवर्षीय योजना आता है, जो कि आपका 1992 से लेकर 1997 तक चलता है। तो 1992 से लेकर 1997 तक 8वीं पंचवर्षीय योजना चलता है। और यहीं पे जो है वो आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही मिड डे मील स्टार्ट हुआ था। तो मिड डे मील का जो है स्टार्ट 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही हुआ था। 8वीं पंचवर्षीय योजना में जो है वो जीडीपी का 5.6% टारगेट रखा गया था लक्ष्य, और अचीव हुआ था 6.8। बाप रे बाप, ये भी बहुत ज़्यादा हाईली सक्सेसफुल रहा था। तो 5.6% जीडीपी का टारगेट रखा गया था और अचीव हुआ था 6.8%। ये बहुत ज़्यादा जो है वो सक्सेसफुल रहा था। और यहाँ पे भी देखिएगा तो आपका जो है वो इसको हम लोग बोलते हैं राव मनमोहन मॉडल इसको बोलते हैं, या फिर इसी को हम लोग जो है वो जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल भी कहते हैं। तो राव मनमोहन मॉडल भी कहते हैं इसको, हम लोग राव मनमोहन मॉडल भी कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल भी कहते हैं। ये आपके फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे, फ्रेंच अर्थशास्त्री थे, ठीक है ना। और ये जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है जहाँ पे आपका मिड डे मील भी स्टार्ट हुआ था, और 92 से 97 का टाइम पीरियड था। लक्ष्य था आपका 5.6% और टारगेट अचीव हुआ था 6.8%। इसको हम लोग राव मनमोहन मॉडल भी कहते हैं, और इसी को हम लोग जो है वो आपका जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल भी कहते हैं, जो कि आपके फ्रेंच अर्थशास्त्री थे। यहीं पे जो है वो हम लोग पीपीपी मॉडल यानी कि प्राइवेट मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल स्टार्ट किए थे, पहली बार इंट्रोड्यूस किए थे। तो आपका पहली बार पीपीपी मॉडल यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल स्टार्ट हुआ था, और ये भी जो है वो आपका बहुत ज़्यादा हाईली सक्सेसफुल रहा था। और गवर्नमेंट की भूमिका अनुदेशात्मक होगा, ना कि निर्देशात्मक या फिर नियंत्रक। यानी कि गवर्नमेंट जो है वो आपका निर्देश नहीं देगा और कंट्रोल नियंत्रण नहीं करेगा, वो केवल अनुदेश देगा, आपको बतलाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये अपनाया था और ये बहुत ही बढ़िया रहा था। यहाँ देख लीजिए आपका सांकेतिक योजना जिसको हम लोग इंडिकेटिव प्लानिंग कहते हैं, ये भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था। और सांकेतिक योजना यानी कि इंडिकेटिव प्लानिंग यूज किया गया था। साथ ही साथ आपका पीपीपी मॉडल यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल भी अपनाया गया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना 92 से 97 था। इसमें टारगेट रखा गया था, लक्ष्य था 5.6% ऑफ जीडीपी का, और अचीव हुआ था 6.8% ऑफ जीडीपी का। इसको राव मनमोहन मॉडल या फिर जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल भी कहते हैं, और ये फ्रेंच अर्थशास्त्री थे। यहाँ पे सांकेतिक योजना, पीपीपी मॉडल, इंडिकेटिव प्लानिंग सभी को अपनाया गया था। फिर देख लीजिए 8वीं पंचवर्षीय योजना के बाद जो है वो आपका 9वां नंबर का पंचवर्षीय योजना आता है, और ये देख लीजिए 97 से लेकर 2002 तक चलता है, और इसका टारगेट रखा गया था 6.5% ऑफ जीडीपी का, और इसमें अचीव हुआ था 5.3%, ठीक है ना। अब देख लीजिए इसको हम लोग मॉडल कहते हैं क्या, तो योजना आयोग का निवेश मॉडल ये भी कहते हैं। और जो आपका 9वां पंचवर्षीय योजना था वो आपका पूरी तरीके से असफल रहा था, ये सफल नहीं हुआ था। क्यों असफल रहा था वो देख लीजिए, 2-3 कारण था। तो 9वां नंबर का जो पंचवर्षीय योजना है इसका असफल होने के पीछे कारण क्या था। पहला कारण था कि रोजगार विहीन समृद्धि की समस्या का प्रारंभ, बिकॉज जीडीपी में सेवा क्षेत्र के योगदान में अप्रत्याशित वृद्धि आईटी क्रांति के कारण। तो देखो, तो आपका यहाँ पे ग्रोथ तो हो रहा था, लेकिन वो ग्रोथ जो है वो आपका रोजगार विहीन था। यानी कि ग्रोथ आपका हो रहा है लेकिन वहाँ पे आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ये असफल होने के पीछे पहला रीजन कि रोजगार विहीन समृद्धि की समस्या का यहाँ पे प्रारंभ हुआ, और जिससे कारण क्या हुआ कि जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान में अप्रत्याशित वृद्धि हुआ आईटी क्रांति के कारण, लेकिन उससे लोगों को रोजगार नहीं मिला। उसमें लोग पढ़ने लिखने जानते ही नहीं थे, तो आपका आईटी क्षेत्र में काम कहाँ करेंगे ज़्यादातर। फिर दूसरा देख लीजिए अंत्योदय योजना, जो कि 2000 में स्टार्ट हुआ था। इसी में आपका सर्व शिक्षा अभियान 2001 में स्टार्ट हुआ था। और पीएम ग्राम सड़क योजना 2001 में स्टार्ट हुआ था। पीएम ग्राम सड़क योजना 2001 में स्टार्ट हुआ था। इसका पहले नाम जो था वो भारत जोड़ो योजना था,
बट नेम चेंज होकर पीएम ग्राम सड़क योजना था। पहले इसका नाम था भारत जोड़ो योजना, बाद में इसी का नाम चेंज करके पीएम ग्राम सड़क योजना कर दिया गया 2001 में। ठीक है, फिर देख लीजिए इसका जो है वो फेलियर के पीछे एक दो कारण, कारगिल युद्ध था 1999 में, फिर भारत के द्वारा द्वितीय नाभिकीय परीक्षण करने पे जो है वो पश्चिमी देशों के साथ भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए थे, आर्थिक प्रतिबंधों का एक आरोपण किया गया था। इसके कारण भी जो है वो ये जो नंबर का जो पंचवर्षीय योजना है वो असफल रहा था। इसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक ब्लॉकिंग हो गया था पूरी तरीके से, आर्थिक प्रतिबंध लग गया था विदेशों से और पश्चिमी देशों से, क्योंकि हम लोग द्वितीय नाभिकीय परीक्षण किए थे इस कारण से। तो आपका 9वीं पंचवर्षीय योजना 97 से 2002 तक चला था। टारगेट था 6.5, अचीव हुआ 5.3। और समृद्धि दर कम होने के पीछे बहुत सारे कारण थे, और इसको भी जो है ये जो मॉडल था वो आपका योजना आयोग का निवेश मॉडल था। क्लियर। अब देख लीजिए 9वां नंबर के बाद 10वां नंबर देख लीजिए। 10वां जो 5 ईयर प्लान है ये आपका 2002 से लेकर 2007 तक था। इसमें टारगेट था आपका 8% ऑफ जीडीपी, अचीव हुआ 7.6% जीडीपी का। इसको भी हम लोग योजना आयोग का निवेश मॉडल कहते हैं। और इसमें भर भर के जो है वो आपका इसमें बहुत सारा कदम उठाया गया था, क्या क्या वो देख लीजिए। ये भी सफल नहीं रहा था। नोट, अधिक या फिर उच्च वाला सब इसी में आएगा, ट्रिक। अच्छा, आपका ये देख लीजिए जो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्ट है, जैसे मनरेगा है, सूचना का अधिकार, घरेलू हिंसा अधिनियम, जो भी कुछ है इंपॉर्टेंट चीज़ सभी 10वीं पंचवर्षीय योजना में ही डालना, ठीक है ना। अगर कहीं भी ऑप्शन नहीं मिल रहा तो आप 10वीं पंचवर्षीय योजना में ही जा सकते हो, ठीक है। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना, इसका टाइम 2002 से 2007 तक था। इसका टारगेट था 8%, और ये अचीव हुआ 7.6%, ठीक है। इसको हम लोग योजना आयोग का निवेश मॉडल कहते हैं। और जो भी इम्पोर्टेंट वाला चीज़ है तो अधिक या फिर उच्च वाला सभी जो है वो आपका इसी ट्रिक में आएगा, अधिक और उच्च वाला, ठीक है ना। हटाइए, इतना याद रखिएगा। तो देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ये भी 10वीं पंचवर्षीय योजना में चालू किया गया था, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। इसके अलावा जो मनरेगा है 2005 में शुरू किया गया था, वो भी इसी मिशन इसी जो है 10वीं पंचवर्षीय योजना के द्वारा शुरू किया गया था। मनरेगा कहने मतलब काम का अधिकार। फिर आपका सूचना का अधिकार 2005 में शुरू किया गया। फिर 2006 में घरेलू हिंसा अधिनियम शुरू किया गया, घरेलू हिंसा अधिनियम आया। फिर 2006 में ही वन अधिकार अधिनियम आया। फिर आपका 2003 में FRBM एक्ट भी आता है, तो FRBM एक्ट भी 2003 में आता है। तो ये सभी जो है वो कांड जो हुआ था आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही हुआ था। और ये भी जो है वो आपका सफल नहीं माना गया था, क्योंकि इसमें टारगेट था 8% ऑफ जीडीपी का, और अचीव हुआ 7.6% जीडीपी का। 2002 से लेकर 2007 तक इसका टाइम पीरियड था, ठीक है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में देख लीजिए। इसका टाइम पीरियड 2007 से लेकर 2012 तक था। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड 2007 से 12 तक था। इसमें टारगेट रखा गया था 9% ऑफ जीडीपी, और अचीव हुआ था 8% ऑफ जीडीपी। तो टारगेट 9% ऑफ जीडीपी था और अचीव 8% ऑफ जीडीपी हुआ। यहाँ पे भी जो है मॉडल है वो आपका पीपीपी मॉडल, यहाँ से तेजी मिला। तो पीपीपी मॉडल यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये जो मॉडल है अपनाया गया। और ये ना इंट्रोड्यूस किया गया था पहली बार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को 8वीं पंचवर्षीय योजना में, जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ था। लेकिन इसको एकदम तेज़ गति से तेज़ी मिला 11वीं पंचवर्षीय योजना में पीपीपी मॉडल को। शिक्षा का अधिकार 2009 में आया, वो भी इसी 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही आया था। कार्य शिक्षा में यौन शोषण अधिनियम 2012 में आया था, इसी 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही। तो कार्य क्षेत्र में यौन शोषण अधिकार 2012 में आया था, इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही। इसको भी आप याद रखिएगा। फिर देख लीजिए लास्ट आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना आया था, जो कि 2012 से लेकर 2017 के बीच में लाया गया था। तो 2012 से 2017 के बीच में 12वीं पंचवर्षीय योजना लाया गया था, जिसका टारगेट था आपका 8.2% ऑफ जीडीपी का। और लगभग ये 7% अनुमानित है कि ये 7% जीडीपी का ये अचीव कर पाया। और ये भी जो है वो आपका पीपीपी मॉडल पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे ही आधारित था। और यहाँ पे मोर इंक्लूसिवनेस यानी कि तीव्र समावेशी, और साथ ही साथ सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे यहाँ पे जो है वो आपका ये निकाला नहीं गया था, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो आपका ये फोकस किया गया था 12वीं पंचवर्षीय योजना में।
तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में जो है आपका 2012 से 17 तक चला था, और यहाँ पे टारगेट था 8.2% और अचीव हुआ था 7% अनुमान। पीपीपी मॉडल पे आधारित था, और यहाँ पे तीव्र समावेशित और जो है आपका सतत विकास पे ये ज़्यादा फोकस किया गया था, यानी कि मोर इंक्लूसिवनेस के ऊपर और आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो आपका फोकस किया गया था। एक काम आप कर सकते हैं कि 1991 के बाद से जितने भी भारत सरकार में योजना चलाया जा रहा है, स्कीम चलाया जा रहा है या फिर प्रोग्राम चलाया जा रहा है, उसका आप लिस्ट को निकालिए और उस लिस्ट को इसी में जोड़ते चले जाइए। अगर कोई योजना 2004 में आया है, तो अगर कोई योजना 2004 में आया है, इसका मतलब वो 10वीं पंचवर्षीय योजना का भाग है, क्योंकि 2002 से 2007 तक 10वीं पंचवर्षीय योजना था। अगर कोई योजना 2011 में आया है, कहने का मतलब वो 11वीं पंचवर्षीय योजना का भाग हो जाएगा, 2007 से लेकर 2011 तक। तो इस तरह करके आप जोड़ सकते हो। तो ज़्यादा नहीं, कम से कम 15-20 को योजना और निकाल लेना अपने से, और उसको इसी तरह यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है वो आप इसको ऐड कर दीजिएगा, तो इससे ये आपका काम जो है वो बन जाएगा। तो यहाँ तक जो है वो हम लोग पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर 12वीं पंचवर्षीय योजना तक हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हम लोग ये भी देख लिए हैं आपका कि जो पहली पंचवर्षीय योजना था, तो हम लोग देखिए क्या देखे, पहला कि हम लोग जो देखे कि यहाँ देखिए पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर तीसरी पंचवर्षीय योजना तक एकदम बहुत बढ़िया चला। 1951 से लेकर 1966 तक, 51 से 56, 56 से 61 और 61 से 66 तक। उसके बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद जो है वो आपका योजना अवकाश आया 3 साल के लिए, 66 से 67, 67 से 68, 68 से 69 तक। उसके बाद चौथा पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुआ 1969 से 74 तक, पाँचवा 74 से 79 तक। तो दो ठो पंचवर्षीय योजना चला, चौथा और पाँचवा। उसके बाद फिर आपका रोलिंग प्लान आ जाता है, वो आपका 1978 से 80 या फिर 1979 से 80, कहीं पे दोनों जगह अलग अलग लिखा रहता है। तो रोलिंग प्लान आया चौथी और पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के बाद। उसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 तक चला। सातवीं पंचवर्षीय योजना 85 से 90 तक चला। तो आपका छठा और सातवां पंचवर्षीय योजना चला। उसके बाद फिर आपका वार्षिक योजना आया, यानी कि एनुअल प्लान आया 1990 से 91, 91 से 92 तक। उसके बाद फिर आपका आठवीं पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुआ 92 से 97। फिर आपका नौवीं पंचवर्षीय योजना 97 से 2002। फिर आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007। फिर 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक। फिर आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक चला। उसके बाद 2017 में जो है वो हम लोग 5 ईयर प्लान को हम लोग क्या कर दिए, बंद कर दिए, रिप्लेस कर दिए। पहले योजना आयोग था, योजना आयोग को रिप्लेस करके हम लोग नीति आयोग ला लिए हैं, और नीति आयोग क्या है वो हम लोग आगे आने वाले क्लासेस में जानेंगे। ठीक है, तो इस क्लास को भी हम लोग यहीं पर रहने देते हैं, यहीं तक। और इस क्लास को बार बार आप इसको देखते रहिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम क्रक्स है, और ये आपको तो एकदम याद होना चाहिए, क्योंकि इससे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो इस क्लास को हम लोग यहीं पे रहने देते हैं। अब हम लोग आने वाले क्लासेस में हम लोग क्या करेंगे कि पहले पढ़ेंगे कि भारत में आयोजना का जो चरण था, 3 चरण था ना आपका, तो तीनों चरण में एक एक करके स्टार्ट करेंगे। प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण में स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हम लोग प्रथम चरण में आपका जो है फर्स्ट 5 ईयर प्लान को शामिल करते हैं, सेकेंड 5 ईयर प्लान को जो है वो शामिल करते हैं। फिर आपका जो है वो आपका तीसरे 5 ईयर प्लान को भी हम लोग इसमें शामिल करते हैं। फिर हम लोग देखेंगे जो प्रथम चरण है इसका क्या लाभ हुआ है, प्रथम चरण का कितना हम लोग जो है वो अचीव कर पाए, ये सभी हम लोग देखकर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है ना। तो एक एक पंचवर्षीय योजना को जो है वो आपको कम से कम दो पेज नहीं तो कम से कम जो है वो 1.5 पेज, एक एक पेज के लिए याद करना है। सर तो 2 पेज में पढ़ा है एक एक पंचवर्षीय योजना को, तो कम से कम आपको 2 पेज ना सही तो कम से कम 1 पेज तो याद होना ही चाहिए। इतना याद होना चाहिए जिससे आप 1 पेज कम से कम लिख पाओ, इस तरह से। तो इस तरह से आप पढ़ते चलिए, आपको कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी परेशानी नहीं होगा। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।